भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने रायता इतना फैलाया कि अब उसे समेटने में काफी वक्त लगने वाला है। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर उन महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी है जिन्होंने कथित तौर पर उनसे यौन उत्पीड़न की बात कहते हुए सुरक्षा मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के आधार पर कांग्रेस नेता को सवालों की एक सूची भेजी है। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा था कि उन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में सुना है। उन्होंने कहा था कि एक बलात्कार पीड़िता ने मुझसे मुलाकात की। वह लड़की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। मैंने उससे कहा, क्या हम पुलिस से शिकायत करें? लड़की ने यह कहते हुए शिकायत करने से मना कर दिया कि उसे शर्मिंदगी का सामना करना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस बयान के आधार पर यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पर गई थी। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के इस नोटिस को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि इस नोटिस का कानून के अनुसार उचित समय पर जवाब देंगे। ये नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई हुई है। ये नोटिस लोकतंत्र, महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास भी है। राहुल गांधी के आवास के निकट पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी वाली तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस ने यह दावा किया कि तस्वीरें गवाह हैं कि तानाशाह डरा हुआ है। राहुल गांधी को ये नोटिस ऐसे वक्त में मिला जब लंदन में दिए गए बयानों को लेकर वे विवादों में हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और कहा कि एक सांसद के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब संसद में दें। बता दें कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वे दुर्भाग्य से सांसद हैं, लेकिन जब जयराम रमेश ने उन्हें इस गलत बयानी की तरफ ध्यान दिलाया तो फिर वे सुधार करते हुए कहने लगे, मैं पार्लियामेंट गया, स्पीकर से मिला, स्पीकर से कहा कि मुझ पर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाया है, इस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। क्लियरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुली आशान्वित हूं, कल मुझे बोलने दें। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान अपने ही देश पर कीचड़ उछाला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल ने आरोप लगाया था कि भारत में सिखों और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद से ही भाजपा उन पर लगातार हमलावर है। एक दिन पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका द्वेष अब भारत द्वेष में बदल चुका है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता ने ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिनका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। The report, News of India. देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा बन गए राहुल गांधी अगर संसद में माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ भी कुछ वैसी ही कार्रवाई हो सकती है जैसी प्रश्न के लिए पैसा लेने वाले 11 सांसदों के खिलाफ हुई थी। तब भी सांसदों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का समर्थन किया था। बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि राहुल गांधी संसद में माफी मांगे, उससे कम उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद, लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2005 में प्रश्न के बदले पैसा लेने के मामले में भी विशेष समिति बनाई गई थी, जिसमें संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप, अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया है, इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में 8 मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी अपने हमलों को और तेज करेगी। अब तक हुए सियासी हमलों को देखें तो बीते 4 दिन से हर सुबह एक कैबिनेट मंत्री वायनाड सांसद को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों को लेकर मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी की ओर से लगातार राहुल गांधी के माफी मांगे जाने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने विदेश से लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वे संसद में बीजेपी के आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उन्हें सदन में बोलने दिया जाएगा। आरोप संसद में 4 मंत्रियों की ओर से लगाए गए हैं, इसलिए ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है तो मैं अपनी बात संसद में कह पाऊंगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को बुलाया तो वे दौड़कर चले गए और देश को शर्मिंदा करने वाले सारे बयान दे दिए, जिसको लेकर देश में अब हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी उनसे माफी मांगने को कह रही है और कांग्रेस कहती है राहुल ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, जिसकी वजह से वे माफी मांगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी इस तकरार के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वरुण गांधी को निमंत्रण भेजा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वरुण गांधी को मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर बोलने के लिए बुलाया, लेकिन वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड के न्योते को ठुकरा दिया। अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले वरुण ने कहा कि उन्हें देश की बातें विदेश में करने का कोई शौक नहीं। ऑक्सफोर्ड के न्योते को ठुकराते हुए वरुण गांधी ने कहा उन्हें लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर देश के भीतर ही बात होनी चाहिए और विदेश में इस पर बात करने का उन्हें कोई शौक नहीं। वरुण ने आगे कहा उन्हें लगता है कि देश के भीतर ही ऐसे मुद्दों पर बोलने के लिए आगे कई अवसर आएंगे। वरुण को ये न्योता ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष मैथ्यू डिक ने भेजा था। ऑक्सफोर्ड यूनियन से वरुण गांधी को ही चुनने पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वरुण कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य होने के नाते उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए काफी काम भी किया है। वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिले न्योते पर आभार जताते हुए कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में किसी सामान्य नागरिक के लिए ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना और बहस के स्तर को नई ऊंचाई देना एक छोटा सा प्रयास है और इसके लिए यूनियन का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस विषय के लिए मुझे बुलाया गया उसका पहले से ही निष्कर्ष पता है। ये कार्यक्रम आगामी अप्रैल-जून में होने वाला था। वरुण गांधी के न्योते को ठुकराने पर ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष डिक ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहते। वरुण गांधी भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। उन्हें कई मंचों से मोदी सरकार की नीतियों पर खूब बोलते हुए सुना गया। यही नहीं, वरुण गांधी योगी सरकार के खिलाफ भी बढ़ चढ़कर बोलते हुए दिखाई देते हैं। वरुण की इस बगावती तेवर पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई एक्शन या जवाब तो नहीं दिया। वरुण गांधी के इस तेवर को देखते हुए उनके कांग्रेस पार्टी तो कहीं समाजवादी पार्टी में जाने के कयास भी लगाए जाते रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की रिमांड मांगी। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया। मतलब अगले 5 दिन ईडी मनीष सिसोदिया की मेहमान नवाजी करेगी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है। अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना ही नहीं, जांच एजेंसीज ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। अभी 2 लोगों को 18 और 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के रिमांड की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से सिसोदिया का आमना सामना कराया गया। ईडी ने अदालत से कहा कि मनीष सिसोदिया से और पूछताछ करनी है, जबकि पूरे मामले में अन्य आरोपी अरविंद गोपी कृष्ण और संजय गोयल के आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जा चुकी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर अपने मोबाइल बदले और सारे डेटा को नष्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया ने ईडी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, सिर्फ बैठा कर रखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। जांच एजेंसीज ने कहा कि कुछ तथ्य सामने आए हैं। मोबाइल डेटा रिट्रीव किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। मनीष सिसोदिया के iCloud से 1,23,000 ईमेल डंप मिला है। iCloud डेटा भी रिट्रीव किया गया। इन सब को लेकर पूछताछ करनी है। इस पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि अभी तक सिर्फ 11 घंटे की पूछताछ हुई है। 7 दिन में सिर्फ 4 लोगों से आमना सामना कराया गया है। उन्होंने कहा कि क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है? कोर्ट में पेश करने से पहले जांच एजेंसी आखिरी दिन पूछताछ का दिखावा करती है। मनीष सिसोदिया के वकील ने पूछा कि ईडी को बताना चाहिए कि अब तक क्या जांच की गई। ईडी के जांच अधिकारी के निर्देश पर ईडी के वकील ने मनीष सिसोदिया के वकील के तर्क का विरोध किया है और कहा कि हर रोज 5 से 6 घंटे पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में
ECIR दर्ज किया गया, कंप्यूटर को जब्त कर उसकी जांच की गई और अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है। सिसोदिया के वकील ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया और कहा कि क्या ईडी CBI की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ, ये नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ। अन्य आरोपियों से आमना सामना कराने के लिए हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं होती, समन जारी कर ऐसा कराया जा सकता है। ईडी ने कहा कि 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी ने बताया कि जो ईमेल और मोबाइल डेटा मिला है उसी बारे में आमना सामना करवाना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल जैसा डेटा कॉन्फ्रंट तो आप जेल में भी करवा सकते हो। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने जिस तेजी से गिरफ्तारी होते ही मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिखवा लिया, उतनी तेजी सत्येंद्र जैन के मामले में नहीं दिखाई। हालांकि सिसोदिया के साथ जैन का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन इसमें महीनों लग गए। हद तो ये कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद जैन के लिए महीनों भारत रत्न की मांग करते रहे, लेकिन बारी जब मनीष सिसोदिया की आई तो उनके लिए पद्म सम्मान की भी मांग नहीं की। अभी मनीष सिसोदिया ईडी की रिमांड पर हैं और इधर अरविंद केजरीवाल ने उनका बंगला भी छीन लिया। मनीष सिसोदिया का बंगला अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को आवंटित करा दिया। ऐसे में अगर विपक्ष अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाता है कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को निपटा दिया, तो विपक्ष के आरोपों में कुछ दम तो दिखता है। असल में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल का भी नाम ईडी की चार्जशीट में है। माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से तत्काल इस्तीफा लेने और फिर उनका बंगला आतिशी मारलेना को आवंटित करना अरविंद केजरीवाल की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। शराब नीति घोटाला के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया और जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को मंत्रिमंडल में शामिल कर सिसोदिया और जैन के मंत्रालयों को सौंप दिया था। आतिशी को शिक्षा मंत्रालय की कमान मिलने के बाद अब दिल्ली सरकार ने सिसोदिया का सरकारी बंगला भी आवंटित कर दिया है। अब आतिशी का नया पता AB 17 मथुरा रोड होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को 9 मार्च को राजभवन में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए थे। आतिशी को 6 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें शिक्षा, PWD, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट एंड कल्चर और भाषा और टूरिज्म विभाग सौंपे गए। वहीं सौरभ के पास 7 विभाग हैं। उन्हें हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, जल, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, विजिलेंस, सर्विस और इंडस्ट्री विभाग आवंटित किए गए हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने के मूड में हैं। उनका इरादा गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चा बनाने का है। कई घोटालों में फंसी ममता सरकार की कोशिश विपक्षी एकता के बहाने लोगों का ध्यान भटकाने की है, इसलिए वे एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने बैठक की और इस बैठक के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि वह विपक्ष की बिग बॉस नहीं है। उन्होंने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने पर बात हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टीएमसी अपनी पूरी ताकत से खुद आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम साथ हैं और ममता सरकार को परेशान कर रहे हैं। हम राज्य के विपक्षी दलों से एकजुट होने के लिए बात करेंगे। टीएमसी सांसद ने बताया कि 23 मार्च को ममता बनर्जी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। इसके बाद ममता दिल्ली भी जाएंगी। हालांकि वो ये भी बोले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी विपक्षी दलों से बात करेंगे जो अपने राज्यों में मजबूत हैं। ममता ऐसे सभी दलों में विश्वास करती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि वह बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी पर है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की 13वीं बैठक में मैं टीएमसी की तरफ से मौजूद था। कांग्रेस को ये नहीं लगना चाहिए कि वह विपक्ष की बिग बॉस है। सांसद ने कहा कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि राहुल ही विपक्ष हैं, इसलिए मोदी के लिए जीत हासिल करना आसान है।
अब पीएम फेस फिक्स करने की जरूरत नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद सब सामने आ जाएगा। उन्होंने बताया कि एनडीए के 18 में से 15 दल 2019 के बाद बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी इसके पहले भी विपक्षी एकता की कोशिश कर चुकी हैं और दिल्ली का दौरा भी, लेकिन उनकी बात तब न कांग्रेस से बनी और न ही किसी दूसरी पार्टी के साथ। वजह ये कि हर क्षेत्रीय पार्टी में एक पीएम पद का कैंडिडेट बैठा है और यही वजह है कि जहां बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है, वहीं विपक्ष अभी तक आपस में नेता कौन है के खेल में उलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।